ये हमारा बेटी है। जिस तरह से हम अपने बेटे की परवरिश के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार को बनाए रखने के लिए, परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चिंता करते हैं, ये समाज को भी बनाए रखने की चिंता हमारी है। बाबा साहब नहीं जाते, संविधान नहीं मिलता, जितने भी महापुरुष हैं अपने समय में अगर सिस्टम के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए रहते, आज हम गुलामी में जी रहे होते, किसी के घर का कूड़ा उठा रहे होते, किसी का मैला धो रहे होते, किसी का बाल काट रहे होते, किसी के लिए सब्जी भाजी उगा रहे होते, किसी के घर बना रहे होते, किसी का कारपेट साफ कर रहे होते, किसी की गंदगी ढो रहे होते। ये सब महापुरुषों के कुर्बानियों की बदौलत है कि हम और आप आज सम्मान के साथ यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। भारत की धरती में माता सावित्रीबाई फुले, जिनका ससुराल होते हुए भी घर से बाहर रहने को जो मजबूर हुई, दूसरे के बर्तन में जीने को मजबूर हुई, क्यों? ताकि ये जो महिला है ना, ये हम जो महिला हैं, ये इस देश के लोगों को बताया जा सके, यहाँ की व्यवस्था को बताया जा सके, यहाँ के सिस्टम को बताया जा सके कि ये भी एक इंसान। अगर वहीं पर महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि जिसमें सत्य को सत्य कहने की क्षमता नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। बाबा साहब ने कहा, महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनके विचारों का प्रचार प्रसार न किया जाए। जाओ अपने घरों की दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम इस देश के शासनकर्ता जमात हो, जिससे आप अपने हर समस्या का समाधान कर सकते हो। आज कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह नहीं आके आपकी समस्या का समाधान करेगा। आपकी समस्या का समाधान राजनीति से होता है। और बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांसीराम ने भी इसी बात को कहा कि मैं इस देश में बहुजनों का राज देखना चाहता हूं। खे मनखे ला एक बरोबर, मतलब हर व्यक्ति को एक बराबर अधिकार के लिए लड़ने वाले संत बाबा गुरु घासीदास जी, समता क्रांति के प्रणेता नारायणा गुरु जी, भारत देश में स्वच्छता के बीज बोने वाले संत गाडगे महाराज, भारत की धरती में तमाम रूढ़ियों, तमाम ढकोसलों, पाखंड, अंधविश्वास, गलत परंपरा, गलत रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाने वाले पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर जी, भारत को हर तरह से यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित महिला, मजदूर सभी को हजारों सालों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले भारतीय संविधान के रचयिता, शिल्पकार, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, और महात्मा ज्योतिबा राव फुले जो शिक्षा के पितामह, क्रांति के अग्रदूत, और उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका, भारत में पहली बार महिला संगठन को जन्म देने वाली सावित्रीबाई फुले, और उनके साथ कदम से कदम मिलाने वाली उनकी सहेली फातिमा शेख, और इन सभी महापुरुषों के विचार को जन जन तक पहुंचाने वाले, भारत के
SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन सभी को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करने वाले, भारतीय संविधान को जन जन के बीच में जिंदा करने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, उनको सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय अरुंधति राय जी, विशेष अतिथि माननीय अनिल पाटिल साहब, मेरे साथ चल के आई छत्तीसगढ़ से ये भी शिक्षिका हैं सम्माननीय पुष्पा कमल कंवर जी, मैं सर जी का नाम माननीय सुनील सरदार जी, और इस प्रांगण में उपस्थित तमाम मेरे महिला साथीगण, बुजुर्ग साथीगण, पुरुष साथीगण, बच्चे, युवा साथी, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय अम्बेडकर। पिछले 7 साल से आप लोग यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मना रहे हैं। मुझसे पहले जो संचालन कर रही थी उन्होंने भी माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। अगर वही बात मैं आपके बीच में कहूँ तो मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। आप बखूबी जानते हैं माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को। 7 साल से आप कर रहे हैं ये कार्यक्रम, तो 7 साल से हर साल आपके बीच में नए नए अतिथि आते गए और उन्होंने अपने विचार भी रखे। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा चीज आप वहां से भी जानते हैं। मैं यहाँ आपके बीच में माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कहने नहीं आई। मैं यहाँ आई हूँ ये बताने कि आप कर क्या रहे हैं। हालांकि आप ये सुन के थोड़ा सा आपको अचरज लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं ये आप बताएंगे। यस, मैं यही बताने आई कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आप केवल अपने इस क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले फॉलोअर्स महिला संगठन का 7वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या आप सावित्रीबाई फुले की जयंती एक उत्सव के रूप में मना रहे हो? क्या आप यही काम कर रहे हो? क्या ये पूरा व्यवस्था, ये पूरा सजावट, ये पंडाल, ये अतिथि इसलिए तो नहीं है। मैं यहाँ ये बताने आई हूं कि आप केवल उत्सव नहीं मना रहे हो। आप इस भारत की धरती में आज तक जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे हो। ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, ये गलत परंपरा जो इस देश में चली आ रही है, उस गलत परंपरा के खिलाफ आप समाज में एक विचारधारा खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं ये समझती हूं, उत्सव हमें एहसास होता है कि ये उत्सव है, मगर हर उत्सव अपने आप में एक संघर्ष भी होता है। जो सिस्टम इस देश के अंदर चल रहा है, उस सिस्टम की बात अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। भारत की धरती में माता सावित्रीबाई फुले, जिनका ससुराल होते हुए भी घर से बाहर रहने को जो मजबूर हुई, दूसरे के बर्तन में जीने को मजबूर हुई, क्यों? ताकि ये जो महिला है ना, ये हम जो महिला हैं, ये इस देश के लोगों को बताया जा सके, यहाँ की व्यवस्था को बताया जा सके, यहाँ के सिस्टम को बताया जा सके कि ये भी एक इंसान है। अपने शरीर में इस देश की गंदगी को बर्दाश्त किया, क्यों? ताकि हम और आप
ये सम्मान की जिंदगी हासिल कर सकें। हमें लगता है कि किसी ने, हम जो कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं, हमारी अपनी खूबी है, अपनी काबिलियत है, मगर हर काबिलियत के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होता है, कोई ना कोई एक लीक को तोड़ के हमें वो रास्ता दिखाता है, तब जाके वो रास्ते पे चलने का काम बाकी लोग, ये बाकी समाज जो है वो करता है। वो लीक को तोड़ने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया। इस देश में बावजूद इसके, अगर आज आप देखें तो ऐसे ऐसे चरित्रों को राष्ट्र चरित्र का चेहरा बताया जा रहा है, ऐसे ऐसे चरित्रों को राष्ट्र चरित्र बनाया जा रहा है। अगर आप वहीं पर देखेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले जो राष्ट्र चरित्र जो इस देश में बनाया जा रहा है, उनका इस आम जनमानस में क्या प्रयास है, परोक्ष या अपरोक्ष, हमें नहीं पता। और अगर वो प्रयास है भी तो ये आम जनमानस को गलत प्रेरणा देता है। बावजूद इसके उनको राष्ट्र चरित्र बताया जाता है। मैं वही बात कर रही हूं कि अगर माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने लीक को तोड़ा, महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला, महिलाओं के लिए, वो भी एक इंसान है, वो भी संगठन का निर्माण कर सकती हैं, वो भी एक पुरुष के जैसे जीवन जीने का अधिकार रखती हैं, वो भी निर्णय लेने का अधिकार रखती हैं। अगर ये हमारे लिए वो प्रेरणा का काम नहीं करती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। माता सावित्रीबाई फुले कितना पढ़ी, कहाँ पढ़ी, कितनों को पढ़ाई, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, ये सारी बातों का प्रमाण आपके पास है कि नहीं? इतिहास में है, हमारे पास प्रमाण है। बावजूद इसके शिक्षा के प्रतीक के रूप में, ज्ञान के राष्ट्र चरित्र प्रतीक के रूप में किसको यहां बताया जा रहा है? मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं, क्योंकि मेरा नाम लेना बहुत कुछ और सवाल पैदा करेंगे। मैं नाम नहीं लूंगी, वो आप समझिए। बावजूद इसके ज्ञान का प्रतीक के रूप में किसी और का राष्ट्र चरित्र बनाया जा रहा है, पूरा सिस्टम उसके साथ है जो बनाया जा रहा है। कहाँ पढ़ी, कितना पढ़ी, कितनों को पढ़ाई, कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कोई जानता है क्या? किसी ग्रंथ में, किसी साहित्य में कोई प्रमाण है क्या? बावजूद इसके एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिग्री, एजुकेशन इज नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि पढ़ लिख गए हैं, डिग्री हासिल कर लिया तो हम शिक्षित हो गए, और डिग्री हासिल कर लिया तो नौकरी, रोजगार, इसके लिए हमने किया। मगर वहीं पर महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि जिसमें सत्य को सत्य कहने की क्षमता नहीं है वो शिक्षित नहीं है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि जिसमें सत्य को सत्य कहने की क्षमता नहीं है वो शिक्षित नहीं है। आपके पास भले ही कितने डिग्री क्यों ना हो, आप भले ही कितने भी बड़े पद में जाके क्यों ना बैठे हो, आप शिक्षित नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश में महिला दास्ता, मजदूर दास्ता, शोषित पीड़ित सारे लोगों के लिए मुक्ति का द्वार खोला, समानता का अधिकार दिया। बावजूद इसके वो राष्ट्र के प्रतीक नहीं बन पाए। राष्ट्र का प्रतीक कौन बनता है? जो वर्ण व्यवस्था का हिमायती है। राष्ट्र का प्रतीक कौन बनता है? जो पूना पैक्ट का हिमायती है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले सन 1882 में
हंटर आयोग को छत्रपति साहू जी महाराज के पहले ही, छत्रपति साहू जी महाराज का राज जो है वो 1992 के बाद आता है, मगर महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले 1882 में ही हंटर आयोग को शिक्षा में प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिवेदन देते हैं। यानी कि शिक्षा में हम सबके लिए भी रास्ता खोलने का प्रतिवेदन देते हैं। बावजूद इसके राष्ट्रीय प्रतीक किसे बनाया जाता है, ज्ञान का प्रतीक किसे बनाया जाता है, आप सब जानते हैं। भगवान बुद्ध, जिसका सामना अंगुलीमाल से होता है, मतलब अंगुलीमाल का सामना जब भगवान बुद्ध से होता है, वो अंगुलीमाल जिसने सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के गर्दन को काटने का काम किया था, ऐसा नृशंस हत्या करने वाले का सामना जब भगवान बुद्ध से होता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। जो गर्दन काटता था वो लोगों के पत्थर से चोटिल होने की सहन शक्ति भी हासिल करता है। बावजूद इसके भगवान बुद्ध इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बन पाते। राष्ट्रपति कौन बनता है? जो अपनी मां का जरा सा देर हो जाता है घर लौटने में, मां का घर लौटने में जरा सा देर हो जाता है और केवल इस बात के लिए मां के सिर को धड़ से अलग कर देता है। राष्ट्रपति कौन बनता है? जो इस धरती को, इस समूची धरती को एक विशेष जाति विहीन करने के सुरूर में गर्भस्थ शिशुओं को भी काटने का काम करता है। और ये पूरा सिस्टम यहाँ का ऐसे लोगों को राष्ट्र चरित्र बनाने का पूरा व्यवस्था करती है, इंतजाम करती है। क्या हम में सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित हो पाई? आज हम इतने सारे राष्ट्र चरित्र देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं हम सब से जो यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपने आप से सवाल करें तो क्या हम में सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित हो पाई है? आज भी जब भारत में भारतीय संविधान के तहत यहाँ का सिस्टम चलता है, जहाँ विधि के अनुसार इस देश को चलाने का सिस्टम है, व्यवस्था है, बावजूद इसके इंद्र मेघवाल की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो मटकी से पानी निकाल के पी लेता है। जितेंद्र मेघवाल मूंछ नहीं रख सकता, हत्या कर दी जाती है। आदिवासी के ऊपर सरेआम पेशाब कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए, मैं आपके बीच में खड़ी हूं, कोई आके मेरे ऊपर यहां पेशाब करके चला जाए, ये कलेजा फटता है कि नहीं फटता है? महसूस होता है कि नहीं होता है? मणिपुर को आग में झोंक दिया जाता है। 8 साल की आसिफा के अपराधियों के फेवर में प्रशासनिक सुरक्षा इंतजाम के तहत रैलियां निकाली जाती हैं। क्या हम में सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित हो पाई? क्या हो पाया है? इस देश के अंदर एक विशेष तरह का विचारधारा को रोपित किया जा रहा है सिस्टम के माध्यम से, यहाँ के सिस्टम के माध्यम से। एक विशेष प्रकार का विचारधारा है जिसमें धर्म के नाम पर, जिसमें जात पात के नाम पर, जिसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरा विचारधारा समाज में रोपित करने का काम किया जा रहा है, विचारधारा को खड़ा करने का काम किया जा रहा है। और इसी वजह से
ये पूरे समाज में जब आप अपने चारों ओर देखते हैं, अपने इर्द गिर्द जब नजर घुमाते हैं, देखते हैं, तो हमें उसी विचारधारा के लोग ज्यादातर दिखते हैं, क्योंकि सिस्टम कर रहा है, सिस्टम ही ये सब करवा रहा है। अभी उदाहरण के लिए मैं एक बात रखती हूं आपके बीच। भारत का पूरा सिस्टम अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, पूरा सिस्टम मिला ना उसके साथ। अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरा सिस्टम का हाथ है उसके पीछे। पूरे भारत देश के लोगों का भी, ज्यादातर लोगों का हाथ है उसके पीछे। लेकिन सिस्टम आपको ये नहीं कह रहा कि आप राम को मानिए, आप पे दबाव नहीं बना रहा सिस्टम। वो ये नहीं कह रहा कि आप राम को मानो, वो राम मंदिर बना दिया। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप 22 जैन को अपने अपने घर में दिया जलाइए, कह रहा है। विचारधारा खड़ा हो रहा है, बिना आपको कुछ बोले, बिना आपके ऊपर दबाव डाले, एक विशेष तरह का विचारधारा खड़ा हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री खुद ये अपील करते हैं कि आपको दीप जलाना है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी चर्च में एक मोमबत्ती जलाना है ये अपील किया? कभी सुना? इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी किसी मजार में, मस्जिद में चादर चढ़ाना है ये कभी कहा, अपील किया? आपने सुना? इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी किसी गुरुद्वारा में जाके चादर चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है ये बोला? नहीं बोला। एक विशेष तरह का विचार है, विचारधारा है, जिसको वो अपने हिसाब से समाज में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने भी कहा, जितने भी महापुरुष हुए भारत की धरती में, जो मानवता को पसंद करते थे, जो समानता को पसंद करते थे, जो महिला और पुरुष दोनों को एक बराबर समझते थे, वो सभी महापुरुषों और महानायिकाओं ने इसी बात को कहा। पर हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग समाज को खड़ा करने का काम करते हैं। चल भाई, 4 लोग मिला के संगठन बना लेते, हम लोग खड़े हो जाएंगे। तुम और मैं एक जाति के हैं, चले एक संगठन बना लेते हैं, हमारा जाति खड़ा हो जाएगा। महिला का एक संगठन बना लेते हैं, महिला समाज खड़ा हो जाएगा। समाज को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आज तक भारत देश में संगठन की कोई कमी नहीं हुई, मैं जहां तक समझती। आपके इसी कार्ड में इतने सारे बुद्ध विहार और महिला संगठन ये लिखा हुआ है। आयोजक जो इसमें पेज में है, इसमें लिखा हुआ है। क्या समाज खड़ा हो पाया? क्या हमारा समाज खड़ा हो पाया? क्योंकि हमने समाज को खड़ा करने का काम किया, समाज में विचारधारा को खड़ा करने का काम नहीं किया। ये जो विचारधारा यहां से जो मिलता है, इनका क्या विचारधारा था? समाज में शिक्षा को खड़ा करो, शिक्षा को खड़ा करोगे लोग अपने आप शिक्षित होंगे, शिक्षा के लिए काम करोगे लोग अपने आप शिक्षित होंगे। समाज को खड़ा नहीं किया पहले कि चलो आओ खड़े हो जाओ, मैं तुमको शिक्षा दूंगी। एक विचारधारा है। बाबा साहब ने कहा, महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनके विचारों का प्रचार प्रसार ना किया जाए। वे माता सावित्रीबाई फूले ने, उनका क्या विचारधारा है, ये अगर हमें नहीं पता होता तो हमारे जैसी आम महिला हो के वो भी मर जाती, मगर वो जिंदा है। तो बाबा साहब ने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनके विचारों का प्रचार प्रसार ना किया जाए। इस देश में सम्राट अशोक से लेकर के आप देखेंगे तो सम्राट अशोक ने राजपाट का रास्ता प्रशस्त किया हम सब के लिए। मुझे पानी देंगे प्लीज। और
सम्राट अशोक ने राजपाट का रास्ता प्रशस्त किया। सम्राट अशोक के बाद कबीर आए। कबीर ने कहा, ऐसा चाहूं राज में, कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। सवाल यह है कि कबीर ने क्या भगवान से कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए? आम जनमानस को जो बताया गया वो ये है कि कबीर ने भगवान से कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं इस बात को नहीं मानती। कबीर ने उस सिस्टम से कहा, उस समय के उस व्यवस्था से कहा कि साईं इतना दीजिए, इतना व्यवस्था कीजिए जिसमें सभी का कुटुंब परिवार का चल सके, वो परिवार चल सके और उसके जो संपर्क में है जो भी है वो भी भूखा ना रहे। ऐसा सिस्टम इस देश में हो कि इतना तो व्यवस्था कर दो कि कोई भूखा ना रहे, मेरा भी चले और आपका भी चले। क्योंकि अगर कबीर ने भगवान को कहा होता साईं इतना दीजिए, तो कबीर कभी ये नहीं कहते कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, क्योंकि भगवान में तो कबीर मानते ही नहीं थे। अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाता, ये बात कबीर फिर कभी नहीं बोलते। संत रैदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबे को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज चाहिए, ऐसा व्यवस्था चाहिए जहां सबको अन्न मिले, जहां छोटा बड़ा ऊंच नीच ना हो, सभी समान हो, सबका समान आदर हो, समान इज्जत हो, मान सम्मान हो, ऐसा राज चाहिए। रैदास के बाद गुरु घासीदास जी जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, उन्होंने कहा कि मनखे ला एक बरोबर होना चाहिए, कि हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, एक बराबर अवसर सबको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवा जागरण नवा बिहान और सबो बनो सयान। सबो बनो सियान का मतलब सब राजा की तरह सोचो, सब राजा बनने की बात सोचो, ये उन्होंने कहा। और गुरु घासीदास के बाद इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जाओ अपने घरों की दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम इस देश के शासनकर्ता जमात हो, तुम इस देश के शासक हो। ये बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने कहा कि राजनीति ही वह गुरु किल्ली है, वह चाबी है जिससे आप अपने हर समस्या का समाधान कर सकते हो। आज कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह नहीं आके आपकी समस्या का समाधान करेगा। आपकी समस्या का समाधान राजनीति से होता है। इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि दी पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की। यस, इट इज अ मास्टर की by which can open all the doors of progress. एजुकेशन को खड़ा किया समाज में, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शायद मैं उल्टा बोल गई क्या? उल्टा बोल गई क्या? शिक्षित बनो फिर संगठित रहो, ऐसा है क्या? समाज में ये भी बात जाता है कि शिक्षित बनो फिर संगठित रहो। ना, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। जब शिक्षित बनोगे और संघर्ष करोगे तो समाज इकट्ठा होगा।
समाज संघर्ष से इकट्ठा होता है। शिक्षित तो हम सभी अपने आप को मानते हैं, इकट्ठे हो रहे हैं कि बट रहे हैं। संघर्ष करेंगे समाज इकट्ठा होगा, संगठित होगा, ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांसीराम ने भी इसी बात को कहा कि मैं इस देश में बहुजनों का राज देखना चाहता हूं। बहुजन कौन है? इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये बहुजन है। मैं इनका राज इस देश में देखना चाहता हूं। तो हर सम्राट अशोक से लेकर के हर महापुरुष, हर महानायिका को आप देखेंगे तो वो आपको राजा बनाने की बात करते हैं, राजपाट देने की बात करते हैं, आपको शासन सत्ता में स्थापित होते हुए देखने की बात करते हैं। लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति की बात नहीं करना है। मैं यहाँ जब आ रही थी तो मुझे बार बार ये कहा गया कि मैडम राजनीति की बात नहीं करना है। मैं ये समझती हूँ राजनीति की बात करने से समाज आज बिखर जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। मगर अगर आप अपने हक अधिकार की बात ना करें तो आप बात क्या करेंगे? फिर आप बात क्या करेंगे? अगर आप राजपाट की नहीं सोचते हैं, राजा बनने की बात नहीं सोचते हैं, तो सदियों से गुलामी में तो जी ही रहे हैं, तो गुलामी बनने की ही बात कब तक करेंगे? आपके किचन से लेके, आपके साड़ी से लेके, आपके मोबाइल से लेके, आपके बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, कोट, पेन, सारा चीज तो राजनीति तय करता है। आप राजनीति की बात क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं करेंगे राजनीति की बात? क्यों आप राजनीति किसी और को करने देना चाहते हैं? क्यों आप किसी के पैर में जाके हमेशा गिड़गिड़ाना चाहते हैं, दे दो 1 रुपया किलो चावल, 5 किलो राशन? क्या इसी के लिए हम जीवन इस धरती पे आए हैं? क्यों आप बड़ा नहीं सोच रखते हैं? किसी ने कहा है, शायद मैं लेखक का नाम, विचारक का नाम भूल रही हूं, किसी ने कहा है कि हमेशा बड़ा सोचो, छोटा सोचना अपराध है। तो हमारे लोगों को यह बोल दिया गया है, बता दिया गया है कि नीति ने तुम्हारे नसीब में ये लिख दिया, तुम्हारे भाग्य में ये लिख दिया, तो तुमको तो ये जीना पड़ेगा। मत सोचो, इससे निकलने की बात मत सोचो, इससे आगे बढ़ने की बात मत सोचो। और खास करके हमारी महिलाएं, इस देश में अगर सबसे स्वार्थी कोई प्राणी है तो मैं महिला को मानती हूं। सबसे स्वार्थी प्राणी है। महिला को खड़ा करने के लिए एक महिला अपने साड़ी में संसार की गंदगी को बर्दाश्त करती है, जो उसका कुछ नहीं लगती। हम क्या लगते हैं माता सावित्रीबाई फुले के? क्यों अपने साड़ी में उन्होंने गंदगी को बर्दाश्त किया? क्या मिल गया उनको? घर से बाहर निकाला, तमाम उम्र दूसरों के ताने, लांछन, बावजूद इसके उन्होंने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, वो अडिग रही। उनके संघर्ष से, माता रमाई के संघर्ष से, कुर्बानी से हम और आप खड़ी हैं। और ये जो बोलती है ना कि केवल एक विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए किया, पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले ने जब वो काशी नाम की विधवा महिला, ब्राह्मण महिला, जब खुदकुशी करने जा रही थी, कास्ट को नहीं देखा, जाति को नहीं देखा, उन्होंने उनको शरण दिया, उनके बच्चे को सीने से लगाया, उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, 35 विधवा ब्राह्मण महिलाओं की डिलीवरी कराया। किस जाति की बात करते हैं आप? किस विशेष वर्ग की बात करते हैं आप? इस देश के हर महिला के लिए माता रमाई की कुर्बानी है, माता सावित्रीबाई फुले की कुर्बानी है, तब जाके महिलाओं को अधिकार मिला है।
नहीं तो इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय संविधान के पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस देश में अगर माता सावित्रीबाई फुले उस लीक को, उस राह को, उस परंपरा को तोड़ के नहीं चली होती, तो शायद महिलाओं के लिए इतनी जल्दी ये शिक्षा का रास्ता नहीं खुला होता, ये मान सम्मान, ये शानो शौकत ये नहीं मिला होता। तो आज की महिलाएं बोलती हैं हम तो अपनी काबिलियत से बने हैं भाई, हमारे में वो खूबी है, पढ़े लिखे हैं, रात रात भर जाग के पढ़े लिखे हैं, तब जाके यहां पहुंचे हैं। अरे भैया, आपसे पहले या आज भी हमारे बीच में बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी हैं। कितनों को अपने काबिलियत के अनुसार काम मिल रहा है? कितनों को आपके काबिलियत के अनुसार काम मिल रहा है? अगर संविधान में हिंदू कोड बिल नहीं लिखा गया होता, अगर संविधान में महिलाओं को भी शिक्षा की, नौकरी की, संपत्ति की, तलाक लेने की, अपने मन मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं लिखा गया होता, तो आज भी एक एक पुरुष के 5-5, 10-10 महिलाएं पत्नियां बन के कहीं किसी कोने में नौकरानी के जैसे पड़ी रही होती। हम लोग गलत कह रही हूं तो अपने पर नानी, पर दादी लोगों से पूछ लीजिए, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो हम राजनीति की बात क्यों ना करें? राजनीति आपका हर चीज तय करता है। आज राजनीति तय कर रहा है आपके घर में दिया जलाना है 22 जनवरी को। आज राजनीति तय कर रहा है आपको जो गैस सिलेंडर का दाम कितना होना चाहिए, आपके एजुकेशन का, स्कूल का फीस कितना होना चाहिए। ये राजनीति तय कर रहा है। ये राजनीति तय कर रहा है कि इस देश में एक समान शिक्षा ना हो। मजदूर का बच्चा जाएगा दाल भात केंद्र में पढ़ने, जहां दाल और भात मिलता है उस स्कूल में पढ़ने, और कलेक्टर का बच्चा वो जाएगा कॉन्वेंट, डीपीएस और जो भी स्कूल है उसमें पढ़ने। ये राजनीति तय करता है। हमारे महापुरुषों का भी सपना था कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के शिक्षित हों, और शिक्षित हो तो डिग्री के लिए ना हो। जिनको बाबा साहब ने विदेश तो भेजा, वो शिक्षित बन के आएंगे विदेश से। 16 या 19 लोगों को भेजा था शायद। एक भी बाबा साहब की तरह विदेश से पढ़ के वापस इस देश में नहीं आया। एक भी बाबा साहब की तरह इस समाज को खड़ा करने का काम नहीं किया, समाज में विचारधारा को खड़ा करने का काम नहीं किया। तो समाज में जब आप विचारधारा को रोपित करते हो, विचारधारा को खड़ा करते हो, तब जाके समाज खड़ा होता है। ये तमाम हमारे जितने भी महापुरुष हैं, इन लोगों ने अपने अपने समय में एक विचारधारा को खड़ा किया और सिस्टम के गलत परंपरा, गलत रीति रिवाज, आडंबर ढकोसला के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। सत्य को सत्य कहने की क्षमता उनमें थी, और यही वजह है कि आज हम माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं। अगर उनमें सत्य को सत्य कहने की क्षमता नहीं होती तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते। 1 जनवरी को आप में से कितने लोगों ने शौर्य दिवस मनाया होगा? हाथ खड़ा करेंगे। शौर्य दिवस, शौर्य का मतलब भी हम समझ पाए। शौर्य, गरिमा, किस शौर्य की बात कर रहे हैं? किस शौर्य दिवस को मना रहे हैं हम? जहां एक आदिवासी के ऊपर
सरेआम पेशाब किया जा रहा है इसी समाज में, इसी भारत की भारतीय समाज में। आज जब यहाँ भारतीय संविधान के अनुसार देश का संचालन हो रहा है, एक भाई के ऊपर सरेआम पेशाब किया जा रहा है, कैसा शौर्य है देश का, क्या गरिमा है हमारे मानव समाज की। घमंड करने लायक कोई बात है क्या? और जिस शौर्य दिवस, जिस आदिवासी भाई की हम बात कर रहे हैं, अभी हसदेव अरण्य जो जंगल है छत्तीसगढ़ में, पेड़ काटा जा रहा है, मणिपुर को आग में झोंका गया। आए दिन देखते हैं आप, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं तमाम उदाहरण को नहीं बोलूंगी। एक सवाल है, बाबा साहब ने कहा था एक बार, 9 मार्च 1924 को दामोदर हाल में शाम को 4 बजे उन्होंने ये बात कही। उस समय कहा 1924 में भारत में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ थी। उन्होंने कहा था कि 7.5 करोड़ लोग अगर ठान ले तो हिमालय को भी जमीन में दफन कर सकते हैं। 9 मार्च 1924 की बात है। मैं वह बात नहीं बोलूंगी। मैं ये बोलना चाहती हूं, 7.5% लोग आदिवासी हैं भारत में, शेड्यूल ट्राइब। बावजूद इसके आदिवासी महिला के साथ बस्तर में क्या हो रहा है, आप सभी अगर सोशल मीडिया पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। सोनी सोरी का उदाहरण है। बावजूद इसके वहां की छात्राओं के साथ सीआरपीएफ के जो सैनिक हैं वो सरेआम बदमाशी करते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम। ताजा उदाहरण, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। मैं वो 7.5% आदिवासियों के लिए ये कहना चाहती हूं, जब आप अपने समुदाय का पीड़ा आप खुद महसूस नहीं कर पा रहे हो, 7.5% आदिवासी, अगर मैं अपने समुदाय की पीड़ा मैं खुद महसूस नहीं कर पा रही, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की पीड़ा, उसके मां की पीड़ा को मैं खुद महसूस नहीं कर पा रही हूं, क्या मैं शिक्षित हूं? क्या मुझ में सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित हुई? क्या हमें शौर्य दिवस मनाने का अधिकार है? क्या हम माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा राव फूले के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं? महिलाओं को लिए मैंने स्वार्थी कहा था, पूरा नहीं हो पाया, बात मैं कहीं और चली गई थी। कैसे स्वार्थी? आप लोग अभी इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत लोगों के पास गए होंगे, व्यवस्था करने के लिए। बिना व्यवस्था का तो प्रोग्राम होगा नहीं, अरेंजमेंट के लिए तो खर्चे लगते हैं। अगर आप महिला के पास जाएंगे तो उनसे दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए आप बोलेंगे तो बड़ी श्रद्धा के साथ अपने बजट पर्स में हाथ डाल के आपको दे देंगे। जहां विचारधारा नामक ऐसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं जिससे महिला खड़ी होती है, जिससे महिला बोलने लायक बनती है, जिससे महिला लड़ने लायक बनती है, जिससे महिला सम्मान की हकदार बनती है, ऐसे कार्यक्रम के लिए जब आप जाएंगे तो महिलाएं आपसे मुंह फेर लेती हैं। कहती हैं कि पति से पूछ के बताएंगे, कहती हैं कि घर वालों से पूछ के बताएंगे। भैया, ये जो अधिकार आपको मिला है, इसके लिए बहुतों ने बिना अपने लिए कुछ सोचे अपने जीवन को कुर्बान किया है। आपको वोट का अधिकार भी घर में बैठे बैठे मिल गया। महिलाओं को भारत में वोट का अधिकार तो आपको घर में बैठे बैठे बिना संघर्ष के मिल गया। आप यूरोप की महिलाओं से पूछिए,
वोट देने के अधिकार के लिए उन्होंने सड़कों पे आंदोलन किया था कि हम भी इंसान हैं और हम भी इस देश के सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं। उनके आंदोलन के कारण वहां वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला था। और हम और आप क्या वोट की कीमत को समझ पाए? क्या वोट की कीमत को समझा पाए? अगर वोट की कीमत को समझ पाते और समझा पाते तो आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले की सरकार तो नहीं बनती। हमारे छत्तीसगढ़ में बन गया, आपके इधर बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं मालूम। परमानेंट है, हिला नहीं सकते आप लोग। तो वोट का जो अधिकार है उसके लिए भी माता रमाई ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी है। आपको वोट के अधिकार दिलाने के लिए ही बाबा साहब जो है गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था लंदन में सन 1932 में, उस समय उनका सबसे प्रिय बेटा राजरत्न जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आपको वोट का अधिकार मिले ताकि आप इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा तय कर पाए। आपको वोट का अधिकार मिले ताकि आपके स्टेट में मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय कर पाए। आपको वोट का अधिकार मिले ताकि आपके लिए नियम कानून कायदा बनाने वाले आपके लोग सदन में चुन के जा सके। इसके लिए बाबा साहब ने अपने अंतिम सांस लेते हुए बेटे के ऊपर से लांग के वो गोलमेज गए और उस वोट को बिना सोचे समझे कहीं भी 1 सेकंड का काम है लेकिन 5 साल भुगतते हैं हम। तो आप लोग केवल उत्सव नहीं मना रहे, इस देश में जितने भी राष्ट्र चरित्र है जिसको सिस्टम खड़ा करने का काम कर रहा है ज्यादातर काल्पनिक है। और उसके खिलाफ आप अगर ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले के विचारधारा को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, मानो चाहे मत मानो, क्योंकि आप सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ज्ञान का प्रतीक कोई और है, आप कह रहे हैं कि ज्ञान की देवी हमारी सावित्रीबाई फुले माता है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए ना। सही कर रहे हैं। तो फिर मुझे राजनीति पर बोलने से आपने क्यों रोका? मैं क्या गलत बोल रही हूं? मैं क्या आपको भड़का रही हूं? तो फिर आप राजनीति की बात क्यों नहीं करते? एक यही आपको सबसे पहले करना चाहिए। ये समाज, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटी है। जिस तरह से हम अपने बेटे की परवरिश के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार को बनाए रखने के लिए, परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चिंता करते हैं, ये समाज को भी बनाए रखने की चिंता हमारी है। ये हमको करना पड़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले नहीं करती, आज शिक्षा नहीं मिलता, बाबा साहब नहीं जाते, संविधान नहीं मिलता। जितने भी महापुरुष हैं अपने समय में अगर सिस्टम के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए रहते, आज हम गुलामी में जी रहे होते, किसी के घर का कूड़ा उठा रहे होते, किसी का मैला धो रहे होते, किसी का बाल काट रहे होते, किसी के लिए सब्जी भाजी उगा रहे होते, किसी का घर बना रहे होते, किसी का कारपेट साफ कर रहे होते, किसी की गंदगी ढो रहे होते। ये सब महापुरुषों के कुर्बानियों की बदौलत है कि हम और आप आज सम्मान के साथ यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं।
ये उन महापुरुषों की कुर्बानियों का सोच का नतीजा है। उन्होंने ऐसा समाज बनाने का कल्पना किया जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको नौकरी का अधिकार मिले, सबको संपत्ति रखने का अधिकार मिले। इसलिए ये समाज आज बन पाया। अगर हम और आप केवल टीवी और बीवी, केवल घर और परिवार, केवल साड़ी और लिपस्टिक, केवल किट्टी पार्टी, अगर इतने को ही सोचते रहे तो कल आप अपने पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए कैसा समाज छोड़ के जाएंगे? कैसा समाज छोड़ के जाएंगे? कौन चिंता करेगा? कोई और आएगा? मेरे घर को चलाने कोई और आएगा? मेरे समाज को बचाने कोई और आएगा? मेरे अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए जब मैं खुद तैयार नहीं हूं तो कोई और क्यों आएगा? आपको सोचना पड़ेगा। जिंदगी केवल खाने पीने सजने संवरने का नाम नहीं है। जिंदगी केवल नौकरी चाकरी का नाम नहीं है। हालांकि मेरी बातें हवा हवाई भी लग रही होंगी आपको। लग रही है क्या? आप खुद सोचिए, देश को जब आजादी दिलाई गई अंग्रेजों से, उस समय अगर महिलाएं अपने जेवर नहीं बेची होती, उस समय अगर अपने बेटों को, पति को, भाई को उस आंदोलन में नहीं जाने दी होती, क्या देश अंग्रेजों के हाथों से हमारे हाथ में आया होता? नहीं आया होता। उनको क्या मिला? उसमें तो कई ऐसे नाम हैं जिसे हम जानते नहीं। इस देश के निर्माण का जो नींव है उसमें वो दब गए, बावजूद इसके वो किए। तो आप और हम कैसा समाज में रहना चाहते हैं? कैसे समाज में जीना चाहते हैं? इस देश को कैसा देखना चाहते हैं? इसके लिए अगर आप और हम आज नहीं सोचेंगे, आने वाले 10 साल 50 साल में इस देश का स्थिति क्या होगा, आपको कल्पना करना चाहिए। बहुत गरिमामयी बात है कि हमारे पास इतने सारे महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते हैं, इतने सारे महापुरुष और महानायिकाएं हैं। प्रेरणा लेने के लिए कमी नहीं है हमें। तो आप सब ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे किसी भी कार्यक्रम को मैं उस विचारधारा के खिलाफ इस विचारधारा का संघर्ष मानती हूं। ये केवल उत्सव नहीं है, ये विचारधारा है और इस विचारधारा को हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने अपने स्तर पर, जितना स्तर है उससे एक कदम आगे प्रयास करें और ऐसे ही विचारधारा को आप सब फैलाते रहें। आप सब ने फैलाया, आप सब बहुत अच्छा काम किए। सैल्यूट करती हूँ मैं माता सावित्रीबाई फुले फॉलोअर्स महिला संगठन को, कैसे कार्यक्रम आप कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम को हमें देश के कोने कोने में पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे महापुरुषों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी फेक आईडी हैं, राष्ट्र चरित्र जो बनाए जा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार टेलीविजन मीडिया, सोशल मीडिया सब तरफ हो रहा है। तो हमें भी विचारधारा को फैलाने की जरूरत है और हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। जितना आपके पास है, जितना समय है, उसको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर, महापुरुषों और महानायिकाओं के प्रति अपने कर्तव्य समझकर, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता समझकर इस विचारधारा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मंच में बोलने का सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत आप सभी को मैं थैंक यू करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम,
जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।